औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने जो रिसेंटली कवर किया था दैट वाज हार्मोन्स, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था कि हार्मोन्स कहते कि किसको हैं, होते क्या हैं, हार्मोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो एंडोक्रिनोलॉजी हम कहते हैं ना, अगर हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको एंडोक्रिनोलॉजी कहेंगे। इसी तरह हार्मोन्स होते क्या हैं, तो ये एक या दो सेल्स से कुछ सक्रीशंस होती हैं, ये बनती हैं और फिर जो खून की नालियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर इनको डाल दिया जाता है और फिर ये खून जगह जगह जिस्म में इनको लेकर जाता है और फिर वहाँ पर इफ़ेक्ट आते हैं। जैसे किडनी के पास लेके जाएगा किडनी का साइज़ बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे थायराइड गले के पास लेके जाएगा गले के काम के लिए। तो मुख्तलिफ काम के लिए ये ब्लड के अंदर सक्रीट किए जाते हैं बॉडी सेल्स की मदद से और फिर इनका वहाँ पर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हार्मोन्स की डेफिनेशन फिर क्या हुई कि दिस इज़ हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल्स। ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। सक्रीटेड बाय, कहाँ से निकलते हैं, वन और मोर बॉडी सेल, एक सेल से भी निकल सकते हैं या फिर दो तीन सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से भी निकल सकते हैं और उसके बाद इनको ब्लड में डाल दिया जाता है एंड देन कैरीड बाय द ब्लड वेसल्स टू द टारगेट, जहाँ पर भी इसका एक्शन होना ज़रूरी है फिर वहाँ पर इसको ले जाया जाता है। तो अब इसका मुख्तलिफ काम है हमारे जिस्म के अंदर। जैसे अब नॉर्मली आप पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद आप में जितनी भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो चाहे वो मेंटल हैं, फिर देखने में हैं, फिज़िकल हैं, आपके बोलने में हैं, आपके खुश होने में है, आपके बहुत रोने में है, ये जो भी चीज़ें हैं सारी सारी, ये सब हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब हार्मोन्स का ताल्लुक जो है हमारे जिस्म में, हमारे हंसने बोलने के साथ भी है। ठीक है, वो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, एंडोर्फिन्स, जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सक्रीट होते हैं कि जिसकी मदद से हम वो जितने ज़्यादा, जैसे कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, जो लोग ज़्यादा खाते हैं, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, तो उन लोगों में ये ज़्यादा सक्रीट होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये हार्मोन्स जो हैं तो वो लोग ज़्यादा खुश भी रहते हैं। तो आपने गोलू मोलू मोटे लोगों को अक्सर देखा होगा कि वो आपको खुश खुश भी ज़्यादा दिखाई देते होंगे, तो ये हार्मोन उनके अंदर सक्रीट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इसी तरह हम लोगों ने जो आज हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, अगर हार्मोन से पूछा जाए कि आप हार्मोन्स को किस बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ कह सकते हो, तो हम कहेंगे कि कुछ बनावट की बुनियाद पर, कुछ का मिसाला अलग होगा, कुछ का मिसाला किसी और चीज़ से वो मिलके बने, कुछ प्रोटीन से मिलके बने होंगे, कुछ स्टेरॉइड्स कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होंगे, कुछ फैट से मिलके बने हुए होंगे। ठीक है, तीन खानदान है ना मेन खानों की। प्रोटीन है जो अंडे की सफ़ेदी और चिकन से आप ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट है जो आप सब्जियों से ले रहे हो, जिसम में ये भी ज़रूरी है। प्रोटीन आपके पट्टों के लिए, आपकी हड्डी के लिए, आपकी जो ताकत है उसके लिए ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट किस लिए, सब्जियां, फल और फ्रूट किस लिए ज़रूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए, विटामिन्स के लिए ज़रूरी हैं। ये इसलिए ज़रूरी हैं आप फ्रेश रहते हैं, आप में पावर होती है काम करने की, ये इसलिए। हमारे जिस्म की बनावट में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों बहन भाइयों का बराबर काम होता है। अब आ जाती है फैट। बहुत पेट भरना है आपने, अगर मीन्स आप खा तो वैसे ही रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, खाए नहीं तो फिर देसी घी खाओ, देसी घी वाले पराठे खाओ, या फिर बड़ा गोश्त खाओ, या फिर गाढ़ा दूध पियो, तो इन सारी चीज़ों से पेट बहुत जल्दी भर जाता है। ठीक है, और बहुत देर तक आपको भूख भी नहीं लगती। तो फैट इसलिए होता है, और फैट हमारे जिस्म में जिगर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और मुख्तलिफ बनावटों में इसका भी बहुत अहम किरदार है। तो ये तीन खानदान मेन खुराक के होते हैं, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन्स हो गया। ठीक है, अब हम जस्ट बैक टू द टॉपिक। आज हमारा था कि मैं 3 साल की थी और आज मैं, चलें ओरिजिनल तो डेट ऑफ बर्थ बता देनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर हम लोगों ने इतना सफ़र तय किया है कि हम लोग 26-27 साल की उम्र तक आए हैं, 3 साल से हम बड़े हुए हैं, मेरे कान भी बड़े हुए हैं, हमारा कद भी बढ़ा हुआ है, हमारी समझदारी में भी फ़र्क है, ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पे काम करते हैं, कुछ होते हैं जो पूरे जिस्म पे काम करते हैं। पूरे जिस्म पे जो काम करते हैं उनमें से एक मिसाल किसकी है, ग्रोथ हार्मोन की है। ठीक है, जब आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपका कद बढ़ता है, आपके सारी तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो सारी तब्दीलियाँ पूरे जिस्म की होती हैं, सिर्फ एक जगह। ये ऐसा नहीं है, जवानी जब आती है तो फिर पूरे जिस्म में चेंजेस आती हैं। औरतें हैं, ख़वातीन हैं, आवाज़ उनकी पिलकड़ी हो जाती है। ठीक है, तीखी आवाज़ हो जाती है, चीखने वाली आवाज़ हो जाती है, उनकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग हो जाती है, प्यारी हो जाती है, वो बहुत फ्रेश दिखाई देती हैं। तो ये फीचर्स फीमेल्स के। जो मेल्स हैं उन बेचारों के उल्टा बाल गिरने लग जाते हैं, तो बाल उनके गिरने लग जाएंगे और जिस्म में अंदर की तरफ बाल जिस्म में ज़्यादा आने लग जाएंगे, अंडर आर्म्स पे, चेस्ट के ऊपर
उनकी आवाज़ भारी हो जाती है मर्दों की। तो ये सारी चीज़ें भी हार्मोन्स की वजह से होती हैं। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है, आपका कद बढ़ना है, ठीक है, आप इतने थे आपने इतना होना है, तो आपकी हड्डी का साइज़ बढ़ना है, हड्डी का साइज़ बढ़ना है तो ऊपर जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, वो भी बढ़ने हैं, उनके ऊपर जो जिल्द है, स्किन है, वो भी मोटी होनी है। तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली अगर कहे कि किस चीज़ के मिसाले से बन के बना है, तो ये एमाइनो एसिड प्रोटीन से मिल के बना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ग्रोथ हार्मोन हमारे कद बढ़ने में सबसे इसका अहम किरदार है। तो ये हड्डी की लेंथ को बढ़ाता है। अब हड्डी की लंबाई के लिए, हड्डी की चौड़ाई के लिए, हड्डी को लंबा होने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ चाहिए होते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ उसके ऊपर और डेपोजिशन करवाता है, उसके लिए जमा करवाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हड्डी बड़ी हो रही है तो कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। अब हड्डी सख्त हो रही है तो क्या चाहिए, तो हमें फास्फोरस चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जब हम खाने पीने में हम कहते हैं ना हमें अच्छी ग़िज़ा लेनी चाहिए, तो फिर हम अच्छी ग़िज़ा जब लेते हैं, हम खाने पीने में जो भी चीज़ें लेते हैं, तो वो सारी की सारी हमारे मैदे से एब्जॉर्ब करके और हमारी हड्डी को जाके दी जाती हैं कि सबसे पहले हमारी हड्डी को ज़रूरत है, इसने लंबा होना है। उम्र इसकी अब 16-17 साल हो गई है, कद आपका वो तो नहीं रहेगा ना जो 4 साल के बच्चे का होता है। तो फिर मैदे में से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद हड्डियों को दे दी जाती हैं कि जी आपने अब सख्त होना है या लंबा होना है, आप इसको इस्तेमाल करें। तो सख्ती के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फास्फोरस और कैल्शियम, और वैसे इसके लंबा और चौड़ा होने के लिए आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ चाहिए। इसी तरह हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, ये देखो जोड़ जुड़े हुए हैं ना, जॉइंट्स में जो एक दूसरे को जो जोड़ के रखते हैं उनको लिगामेंट्स कहते हैं, और मसल्स जो ऊपर हैं ये, इन मसल्स को जो हड्डी के साथ जोड़ कर रखते हैं उसको टेंडन कहते हैं। ये फ़र्क होता है लिगामेंट और टेंडन में। तो बोन्स के दरमियान लिगामेंट होता है, मसल और बोन के दरमियान टेंडन होता है। ये दोनों चीज़ें भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हैं। अब जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू, अब जैसे जो कद बढ़ रहा है तो मसल्स बढ़ रहे हैं, हड्डी लंबी हो रही है, मसल्स भी बड़े हो रहे हैं। तो ये जो रस्से हैं जिन्होंने पकड़ के रखा हुआ है पट्ठों को हड्डी के साथ, मसल्स को हड्डी के साथ पकड़ा हुआ है, उनको भी ज़ाहिर बात है बड़ा होना है, उनको भी मजबूत होना है क्योंकि हैवी हो रही है सब कुछ। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में सबसे मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, हड्डी में कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन करवाते हैं, फिर उसके ऊपर जो मसल है उसका बल्क उसको मोटा करते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है, फिर आखिरी, पहले हड्डी दरमियान में आ गई, फिर मसल आ गया, अब सबसे ऊपर क्या आ गई, जिल्द। जिल्द को मोटा करते हैं, जिल्द की थिकनेस, स्किन की थिकनेस ये बढ़ाती हैं। अच्छा, कद बढ़ना है तो अब दिल भी ज़ाहिर बात है, दिल 2 साल के बच्चे वाला दिल इतना सा तो नहीं होगा, दिल भी बड़ा होना है हमारा, 250 ग्राम औरतों में बनना है, 300 ग्राम मर्दों में बनना है, तो ये दिल भी बड़ा होना है। फिर किडनीज़ का साइज़ बड़ा होना है, लीवर का साइज़ बड़ा होना है, लंग्स का साइज़ बड़ा होना है। इन सारी चीज़ों के भी साइज़ इतने से इतने हो जाएंगे। ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। हर चीज़ का साइज़ बढ़ रहा है। अच्छा, हर चीज़ का जब साइज़ बढ़ रहा है तो उसके अंदर मेन, मैंने आपसे कहा था कि खानों के 3 खानदान होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो कोशिश की जाती है कि प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म में बचाया जाए, उसकी तोड़ फोड़ ना होने दी जाए। मेटाबॉलिज्म कहते हैं उसको, तोड़ फोड़, कैटाबॉलिज्म, काटना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इकट्ठा करना। तो प्रोटीन्स को जमा किया जाए, इसको तोड़ा फोड़ा ना जाए, इसको ताकत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इकट्ठी की जाए ताकि हड्डी बढ़ सके, ताकि हमारे ये जो विसराज हैं, मतलब हमारे गुर्दे फेफड़े हैं, इन सब का भी साइज़ बढ़ सके। अच्छा, फिर आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, जो कि हम सब्जियों से, फलों से हासिल करते हैं। तो ये भी हमारे जिस्म में जितनी जिल्द है उसके बनाने के लिए, सेल के बनाने के लिए ज़रूरत है, तो इसकी भी जो है इसमें बहुत अहम किरदार है, उसको जमा करने में, इसको भी स्टोर करता है। अब सबसे जो मेन चीज़ है ना, ये फैट, मोटापे वाली जो चीज़ है, फैट, लिपिड्स, इनको ज़्यादा ताकत के लिए और एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये दोनों चीज़ें स्टोर रहें, ये कद बढ़ने में मदद दें, और ताकत भी तो चाहिए हमें साथ साथ। तो ताकत हम किससे ले रहे हैं, फैट मेटाबॉलिज्म से ले रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म क्या होती है। तो इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म बच्चों ये होती है कि जो मैंने कहा कि हड्डी को सख्त करना है, तो हड्डी को सख्त करने के लिए क्या चाहिए, हड्डी को फास्फोरस और कैल्शियम चाहिए। तो वो हमने मैदे में, जब हमने कैल्शियम लिए ना, हम लोग ने डिफरेंट फ्रूट्स लिए हैं, हमने खाने डिफरेंट लिए हैं, हमने कैल्शियम की टिक्की पी है,
सब कुछ मैदे में गया, अब ये मैदे में से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब करके हमारी हड्डी को दे दिया जाता है, ठीक है। अगर ये एब्जॉर्ब ना किया जाए तो जिस्म से बाहर खारिज हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये बॉस होता है, ये हेड होता है, ये सारा कुछ देख रहा होता है, ये सोच रहा होता है ना कि मैंने तो गुर्दों का साइज़ बढ़ाना है, तो मुझे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, मुझे तो प्रोटीन चाहिए, मुझे तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, चलो मैं ताकत लूँगा तो मैं देसी घी से ताकत लूँगा, मैं ये अंडों की सफ़ेदी और चिकन और मैं सब्जियों फल से जो ताकत है मैं उसको अपना कद बढ़ाने में इस्तेमाल करूँगा। समझ आइए बात। दूसरा आ जाता है इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म आ जाती है, उसी के अंदर यही कैल्शियम फास्फोरस सब कुछ लेके हड्डी को मजबूत किया जाता है, हड्डी का कद बढ़ाया जाता है और सारी चीज़ों का कद बढ़ाया जाता है। तो बच्चों ये था ग्रोथ हार्मोन, जो सिंपल सा आपको इंट्रोडक्शन अगर मैं दूँ, आपका एक और सब्जेक्ट में भी जिक्र है तो आप उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है ऑक्सीटोसिन, जो प्योरली खवातीन का हार्मोन होता है। इसमें खवातीन के हार्मोन से मुराद क्या है, ये भी किस मिसाले से बनता है, प्रोटीन से बनेगा और एमाइनो एसिड से, दो चीज़ों से ये मिलके बनता है, प्रोटीन और एमाइनो एसिड से। अच्छा, अब इनकी फैक्ट्री कौन सी है, निकलते ये कहाँ से हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे दिमाग के अंदर, छोटा सा एक ग्लैंड होता है, उसके एक आगे वाला हिस्सा होता है, एक पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब जो आगे वाला हिस्सा है, ऐसे दोनों पड़े हुए थे, आगे वाला जो हिस्सा होगा इंटीरियर होता है ना, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे वाला हिस्सा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इंटीरियर से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, जो खवातीन वाला हार्मोन है, ये औरतों का, प्योरली औरतों का हार्मोन होता है, ये निकलता है किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके पीछे वाले लोथड़े से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा सा ग्लैंड होता है, लेकिन ये सब ग्लैंड्स का बॉस होता है, इसने सबको देखना होता है, सब काम ठीक कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है इसका मेन काम किस चीज़ पे आ जाता है बच्चों, इसका मेन काम आ जाता है खवातीन के साथ कि जब शादी होती है फीमेल्स के अंदर, तो सबसे जो पहला प्रोसीजर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल का जब मिलाप होना है, तो मेल और फीमेल जरासीम, जब मेल जरासीम फीमेल के अंदर दाखिल होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसमें जरासीम ने अब अपनी मुकम्मल जो जगह है, अपनी जगह पे कैसे वो पहुंचेगा, अपनी जगह पर पहुंचने के लिए जो खवातीन का जो निज़ाम होता है, उसको जो यूट्रस होती है, ठीक है, यूट्रस, इस यूट्रस को होती है, तो इस यूट्रस का ये वाला होता है, ये पंपिंग एक्शन होता है, पंपिंग एक्शन। जब मेल जरासीम ने जिस्म में दाखिल होना है तो पंपिंग एक्शन ऐसे ऐसे होता है, तो वो ऐसे जरासीम को उठा के ऊपर की तरफ जिस तरह चूसना होता है तो वो चूसता है। जो फीमेल का आर्गन है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, तो वो चूसता है। मेल जो जर्म्स हैं, स्पर्म्स जिसको कहते हैं, या सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, या सीमन कहते हैं, SEMEN, सीमन कहते हैं, तो वो इसको चूसता है। तो ये जो चूसने वाली हरकत होती है यूट्रस की, जो ये पंपिंग एक्शन होता है या सकिंग इसको हम कहते हैं, ये होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये इस हार्मोन की वजह से होता है। ये यहाँ से चूसने के बाद यहाँ पे ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में जब मेल जरासीम दाखिल हो जाता है, ठीक है, अब दाखिल तो वो हो गया है, लेकिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे होना है, वो तो होना है ये जो दो नालियाँ निकल रही होती हैं जिनको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, इनमें होना है ना। तो फिर ये इसकी सकिंग एक्शन होता है, यहाँ पे जैसे ये पड़ी हुई है, जोर से इसको चूस के और ऊपर की तरफ ये ले जाती है। यहाँ पे मेल जरासीम आता है, फीमेल जरासीम यहाँ पर पहले ही बैठी होती है, तो वो यहाँ पर फिर इन दोनों का जरासीम्स का मिलाप होता है। मेल फीमेल जरासीम के मिलाप को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला जो सिस्टम है, ये सारा आके दोबारा बच्चा दानी के अंदर, यूट्रस जिसको कहते हैं, उसमें आके लग जाता है और फिर बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत मेन किरदार ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो गई, अब 9 मंथ्स उसको डिलीवरी हो गई है, 9 मंथ्स उसका प्रेगनेंसी वाला पीरियड है, अब उसकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम है। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जब बच्चे को बाहर निकालना होता है, तो भी कुदरती खुदा की तरफ से ये निज़ाम है कि ये वाला हार्मोन, ये रतूबत आती है, औरत को बहुत ज़्यादा दर्द जो महसूस होते हैं, वो महसूस क्यों होते हैं, ये सिग्नल आता है, ये निकलता है, ये जब निकलता है तो औरत को दर्द महसूस होते हैं, और जो फीमेल की जो बच्चादानी है वो खुलती है और बच्चे को बाहर निकालती है। तो ये दर्द जो होता है और फिर बच्चादानी की दोबारा से हरकत शुरू होती है और बच्चे को बाहर निकालती है, तो ये सब भी किस वजह से होता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्योरली खवातीन का हार्मोन है। अब उसके बाद आ जाता है, अब जब बच्चा माँ को देखता है, बच्चा रोता है, बच्चा चीखता है, या बच्चा माँ के ब्रेस्ट पे
हाथ लगाता है या बच्चा माँ की तरफ प्यार से देखता है, तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे ख़वातीन की जो छाती है उससे दूध आता है। फीमेल्स के ब्रेस्ट से बच्चे को फिर मिल्क प्रोवाइड होता है, बच्चा दूध पीता है। वो दूध सबसे ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत और इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज़रूरी है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये सबसे वो पहला दूध होता है जो आपको फौजी बनाता है, मजबूत बनाता है। उसके बाद बच्चों ये नॉर्मली अगर किसी औरत को दर्द नहीं हो रहे हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी वाले दर्द नहीं होते, तो ऑक्सीटोसिन इसी हार्मोन के इंजेक्शंस लगते हैं, इसी हार्मोन के टीके लगते हैं और फिर उसके ज़ोर से जो बच्चादानी है, यूट्रस है, यूट्रस भी कहते हैं, वॉम भी कहते हैं, उसकी ज़ोर से हरकत शुरू हो जाती है और बच्चे को फिर बाहर एक्सपेल कर देती है। ठीक है, पहली ट्राई ये की जाती है, अगर ये कामयाब ना हो तो फिर सी सेक्शन बड़ा ऑपरेशन कर दिया जाता है। अच्छा, ब्लड वेसल्स के ऊपर अब इसका क्या है कि ये चेक एंड बैलेंस भी रखता है। ऑक्सीटोसिन औरतों वाला हार्मोन है ना, तो औरतों की तरह नज़र भी रखता है, दूसरे रतूबतें सही खारिज हो रही हैं या सिर्फ मैं ही खारिज हो रहा हूँ। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी नज़र रखता है कि इसके दूसरे हार्मोन्स ठीक से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। और ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड प्रेशर किसी बंदे का बहुत हाई हो गया है तो ये वाला जो हार्मोन है, ये फिर हार्मोन जो है ये औरतों में जब खारिज होता है तो खून की जो नाली है ना वो सुकड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ही तो ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल ऐसे सुकड़ी हुई होगी ना, ऐसे सुकड़ी हुई होगी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो ये नालियों, खून की नालियों क्या कर देती हैं, थोड़ा खुला कर देती हैं, वेजो डायलेशन, तो फिर खून अच्छे से बहाव होता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो था 2 टॉपिक्स थे, हमारा एक ऑक्सीटोसिन था और दूसरा ग्रोथ हार्मोन था। दोनों हार्मोन्स को आपने एक बहुत अच्छी सी रीडिंग देनी है तो ही जाके ये क्लियर होगा। थैंक यू, दैट वाज सफिशिएंट फॉर टुडे। आई होप इट्स क्लियर, and if in a case there is something that is unclear, you can ask in the comments or you can ask personally at the college, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, to be very frank and to be very true। ठीक है, थैंक यू बच्चों, stay blessed and अल्लाह हाफिज़।